जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे 14 मार्च से लेके 21 ऑफ मार्च तक की सारी चीज़ें करंट अफेयर जो भी आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, द हिंदू की पूरी प्रिसाइज मैं यहाँ पे सारी आंकड़े को लेकर आता हूँ और आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ पर जो एक कलरिंग एजेंट है यानी जो इंग्रेडिएंट यूज होता है फूड सब्सटेंस में, उसका नाम क्या है? देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में है इसीलिए मैंने डाला हुआ है। काफ़ी लोग इसको इम्पोर्टेंट देंगे नहीं, लेकिन मैंने डाला हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से बन सकता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी हाईलाइटेड होती हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, वो चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस माना गया है, सस्पेक्ट किया गया है, मतलब कि ये कैंसर को भी उत्पत्ति कर सकता है, कैंसर की उत्पत्ति कर सकता है, जिसमें किसका इसका रोल है? ये रोडामाइन बी। तो याद रखिएगा, यह फूड सब्सटेंस में एक कलरिंग कैंडी होती है जो तमिलनाडु में यूज होती है, या फिर कॉटन कैंडी बोल सकते हैं उसको आप। उसी में इसका प्रयोग होता है, नाम है रोडामाइन बी। इसीलिए यहाँ पे पार्शियली जो है इसको जो है बैन किया गया था कि ये इस फूड चीज़ में यूज नहीं होगा, फूड मटेरियल में यूज नहीं होगा फूड कलर के रूप में। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग होने लगा, जिसके कारण ये हाईलाइटेड हो गया है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी न्यूज़ में था और इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी पार्शियली, जो कि अप्रूव्ड भी हो गई थी। पाकिस्तान, दूसरी जो न्यूज आके निकल के आ रही है, पाकिस्तान को आईएमएफ के बारे में मैं कई बार बताया हूँ, इसलिए इसकी डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से है उसका मैं बैकग्राउंड डिटेलिंग अवश्य दूंगा, चाहे वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो, डजेंट मैटर। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है एक एग्रीमेंट पे पहुंची है किसके साथ? पाकिस्तान के, ताकि जो 3 बिलियन की बेल आउट थी यानी जो रकम थी वो देने की एग्रीमेंट हुई थी, तो लास्ट रिलीज किया है 1.1 बिलियन, यानी बचा कुचा पैसा इस्लामाबाद को ट्रांसफर इसने कर दिया गया है। आईएमएफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये स्थापना हुई थी 1945। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपको, वैसे तो मैं आईएमएफ के बारे में कई बार आपको बताया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए। ये इंडिया है, यही आपका तमिलनाडु है, ये लोकेशंस देख सकते हैं, इसके अंदर पुदुचेरी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पुदुचेरी की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? कितने राज्यों में, कितने स्टेट में पुदुचेरी की वो डिस्ट्रिक्ट आती हैं? उनके नाम आप क्या कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ज्ञानेश कुमार जी और सुखवीर सिंह संधू जी, ये दो ऐसे पर्सनालिटी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए नाम से क्वेश्चन तो शायद ही बनाए, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी अरुण गोयल जी जो इस्तीफा दे दिए, वेस्ट बंगाल से आने के बाद एक मीटिंग होती है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच, और उसी के दौरान अरुण गोयल जी ने इस्तीफा देते हैं और फिर यहाँ पे दो लोगों की अपॉइंटमेंट धड़ल्ले से हो जाती है, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू है। ये नाम याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन देखिए 1+2 मेंबर यहाँ पे होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिलेक्शन प्रोसीजर को चेयर करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड डिटेलिंग की, तो आपके सामने ये रही। सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? जो कॉन्स्टिट्यूशंस में सीधे मेंशन की गई है बॉडी के रूप में, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे मेंशन है ये। स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी
और यह क्या-क्या कार्य करती है उसकी अगर बात करें तो इलेक्शन जो अभी आपका लोकसभा आने वाला है, जो राज्यसभा इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, यही है जो कार्य को निर्धारित करती है, डेट फिक्स करती है, प्रोसीजर फिक्स करती है, यही कंडक्ट कराती है। आर्टिकल 3 टू 4 के अंतर्गत इसको प्रोवाइड किया गया है क्या? पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही डायरेक्शन देगी, यही कंट्रोल करेगी इलेक्शंस को और पार्लियामेंट के इलेक्शंस को हो गए, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो गए, चाहे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की हो गए, चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, इन्हीं के हाथ में है कि ये कैसे इलेक्शन होंगे। अभी अगर बात करी जाए 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करें जो कि लोकसभा आता है तो इस लोकसभा की जो भी इलेक्शन होगी वो यही बॉडी है जो तय करेगी किस प्रकार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जिसे हिंदी में आचार्य संहिता बोलते हैं। इसकी जो जूरिडिक्शन आती है इस बॉडी की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 25 जनवरी 1950 को छोटे एग्जाम में देखिए ध्यान से, ये डेट भी पूछता है। और इसी डेट को जो 25 ऑफ जनवरी है, नेशनल वोटर्स डे के रूप में जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कमीशन की बात करी जाए तो 1950 में स्थापना करने के बाद इसके मात्र एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। उस समय उतना पॉपुलेशंस नहीं थे, वोटिंग सिस्टम उतनी नहीं थी, यानी वोटर्स उतने नहीं थे, जिसके कारण लोड नहीं हुआ। जैसे जैसे लोड बढ़ने लगा, आई मीन टू से दैट पॉपुलेशन जब भारत की बढ़ने लगी तो यहाँ पे 2 एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए गए। कब? 16 अक्टूबर 1989 को, लेकिन जल्द ही उनको भी हटा दिया गया 1 जनवरी 1999 को। तो ये जो है जल्द हटाने के बाद उनको शॉर्ट टेन्योर उनकी जो खत्म हो गई, लेकिन पुनः उनको लाया जाता है 1 जनवरी 1990 को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डेट, जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 3 मेंबर की बॉडी निकल के आती है। अच्छा, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। क्या इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, देखिए उनको हटाया जा सकता है, उनके ही पद से उनको अच्छे से हटाया जा सकता है। तो क्या है वो पद? तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है 2/3 मेजॉरिटी में लोकसभा और राज्यसभा में होनी चाहिए वोटिंग के दौरान, तब जा करके उनको मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी, याद रखिएगा यही 2 वर्ड यूज हुए हैं संविधान में, मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर उनको 2/3 मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है एलएस एंड आरएस में। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में उनकी इतनी मेजॉरिटी की वोट होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द वोट होनी चाहिए कि उनको रिमूव किया जाए, तभी वो रिमूव हो पाएंगे। ठीक ऐसे ही कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी प्रकार से होते हैं, ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर इनकी वर्ष काल की बात करी जाए तो सीधे 6 साल और 65 साल, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा। मान लीजिए 64 साल के हैं तो 1 ही साल होगा, मान लीजिए 62 साल के हैं तो 3 ही साल होगा। इस प्रकार से तो जो भी आपका कंप्लीट हो वो पहले उसी तरीके से यहाँ पे होगा। 6 ईयर 65 ईयर इनका एक्सेप्ट किया गया है। अब अगर बात आती है पहले क्या था, पहले जो ये कमीशंस यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंटमेंट होती थी वो किस प्रकार से होती थी, उसकी प्रक्रिया क्या थी अगर बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यहाँ पे आपके पीएम होते थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशंस होता था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज होते थे। लेकिन आज के डेट में ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज या जस्टिस हैं इनको हटा करके क्या किया गया है, पीएम के जो कैबिनेट हैं उन्हीं में से कोई भी आएंगे। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट लेके आ गए हैं, इसमें बदलाव ला दिए हैं एक्चुअली। तो यही सबसे बड़ी चीज है। लीडर ऑफ अपोजिशंस की वैल्यू क्या हुई, इनका तो वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग अगर बोल दिए कि यही व्यक्ति होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, तो इनकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं हुई लीडर ऑफ अपोजिशंस की। तो भारत जैसे संविधान की यहाँ पे मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अवहेलना
हो रही है। दूसरी बात अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत हद तक नहीं हुई, और ये जो सिस्टम यहाँ पे लेकर के आया गया है, तो जो रूलिंग पार्टी इस प्रकार से कार्य कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के हटा के एक कैबिनेट, और आपको अभी जो रिसेंटली 2 नाम मैं बताया जो अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, ज्ञानेश कुमार और संधू जी का, तो यहाँ पे कैबिनेट जो अपॉइंट करेंगे, यानी इस कमेटी के अंदर जो कैबिनेट आएंगे वो पीएम के रिकमेंडेशन से, और पीएम के रिकमेंडेशन से कौन आया है यहाँ पे, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है वो है अमित शाह जी। तो अमित शाह जी को यहाँ पे लाया गया था, दूसरे पीएम थे, तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के। ये तीनों मिलके अब क्या करते हैं, लोग अपॉइंट करते हैं। तो आपको आशा करते हैं सारी डिटेलिंग मैं बता दिया हूँ, कोई चीज़ बचा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पे, उसकी प्लीज पे यहाँ पे क्या स्टे किया है क्या। तो सबसे पहले बता दूं सीईए क्या है। तो ये जो है 1955 का एक्ट है कि किस प्रकार से हम पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान प्लस बांग्लादेश, इन 3 देशों के लोगों को किस प्रकार से अपने अंदर सिटीजनशिप हम देंगे, इसी के ऊपर ये सारी बहस है। अब बात करी जा रही है 2014 से पहले जो लोग आए हैं, यानी 25 मार्च 1973-74 के आसपास से लेके इस बीच के चीज़ों को ये कंसीडर करने वाले हैं। अब इसी के आधार पे यहाँ पे क्या होगा कि ये सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अगर इंडिया जो है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो क्या ये वर्ड सही आज के डेट में फिट बैठ रहा है हमारे संविधान के रूप में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। क्योंकि ये जो हैं हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, क्रिश्चियन को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, और भी माइनॉरिटी को दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम का नाम नहीं है। तो ये रिलीजन के बेस पे क्या आप दे सकते हैं, क्वेश्चन सबसे बड़ा यही निकल के आता है। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, वो भी आपको बताया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। गाम्बिया एक कंट्री है, काफ़ी इसकी इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है अगर आज के डेट में, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेड एंड छुरा। तो ये किस चीज़ के लिए हो रहा है, तो आपको बता दें जेनिटल म्यूटिलेशन। ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी जो जननांग है, जो योनि है, अगर हम उसकी बात करें, जो वेजाइना है जिसे हम बोलते हैं, तो इस वेजाइनल पार्ट के क्लिटोरस एक पार्ट होती हैं जो बाहर की पार्ट होती हैं। तो इस पार्ट की जो हैं ये क्या करती हैं, काट करके निकालती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं जेनिटल म्यूटिलेशन। तो गाम्बिया जैसी कंट्री जिसका कैपिटल बंजुल है, याद रखिएगा। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लॉ मेकर है ना, पहले क्या था, बैन किया गया था कि ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इस बैन को लिफ्ट आउट किया गया, अभी हटाया जा रहा है कि ठीक है आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें लेके आ रही है, कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव आइडियाज़ इसको आप बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव आइडियाज़, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोटेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सीधे क्या डिमांड कर रही है, डू नॉट रिपील द एंटी एफजीएम, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस वाली बातें बोली जा रही हैं, इसको हटाया ना जाए। तो इसी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है गाम्बिया। चलिए जल्दी से लोकेशन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस स्थिति में आ जाती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको क्लिटोरोडेक्टोमी भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो वहाँ पे विरोध हो रहा है। कौन सी कंट्री है, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गाम्बिया। अब क्या आप लोग यहाँ पे गाम्बिया बता सकते हैं कि इसमें से गाम्बिया है कहाँ? आपको बहुत बारीक निगाहों से देखनी पड़ेगी, तब जाके कहीं गाम्बिया आपको दिखाई देगी। तो देखिए ये बताते हैं यहाँ पे गाम्बिया आपका यहाँ पे है। ये जो कंट्री है
ये देखिए सेनेगल के अंदर ही है, तो एक ही कंट्री इससे बाउंड्री करती है, याद रखिएगा। वो है क्या? वो है सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार, याद रखिएगा। और गाम्बिया क्या? बंजूल। तो ये याद रखिएगा, ये जो गाम्बिया है इसका लोकेशन कहाँ है? अगर बात करी जाए तो क्या ये अटलांटिक ओशियन से टच करती है? तो बिल्कुल टच करती है। गाम्बिया छोटा सा देश है एकदम, सेनेगल के अंदर ही आता है, केवल एक ही कंट्री बाउंड्री टच करती है। ये इसका लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नाम बदलकर अब क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु करने का बात यहाँ पे करी गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अभी वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है, WPL जिसे हम बोलते हैं IPL के रूप में, तो वुमेन प्रीमियर लीग में यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम यहाँ पे विक्ट्री हुई है। किसको हराकर? तो यहाँ पे दिल्ली को हराकर जीती हैं। इनकी स्कीपर, स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन, तो स्मृति मंधाना जी यहाँ पे कप उठाती हुई देख रहे होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच को, फाइनल मैच को जीता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे की जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें, जिम्बाब्वे में इस प्रकार का इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है क्या, कि 2.7 मिलियन पीपल जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी ला दी गई है। अब यहाँ पे बात निकल के यह आ रही है कि ये जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी, आखिर ये इमरजेंसी क्यों लानी पड़ी? तो यहाँ पे इमरजेंसी तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि इमरजेंसी आ चुकी है, लेकिन ये इमरजेंसी क्यों लानी पड़ी, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है। एक गांव है टाकावीरा, ठीक है, मैरी टाकावीरा इनका नाम है, एक विलेजर है गांव की। तो ये मुमीजो यानी जिम्बाब्वे की एक जगह है, वहाँ पे जो ये मेज़ दिख रहे हैं, मेज़ मतलब मक्का, तो मक्का में एक डिजीज है जो लग चुका है, जिसके कारण यहाँ पे इनके पत्ते सूख जा रहे हैं। इसको कौन सा रोग बोलते हैं? विल्टेड मेज। अच्छा, क्या कोई है ऐसा जो बता सकता है विल्टेज जो डिजीज लगी है इस पे, वो वायरस के द्वारा होता है या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है? क्या ये दोनों में से कोई आप लोग बता सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, इन तीनों में से कौन सा है यहाँ पे जिसके द्वारा विल्टेड डिजीज होता है? तो ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ये नहीं आएगा कि किसके गांव में कि क्या हुआ। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो विल्टेड डिजीज है ये वायरस से होता है, फंगस से, या फिर ये पूछ सकता है आपसे कि इमरजेंसी जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर करी गई है वो किस कंट्री में की गई है। तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे देश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मास किडनैपिंग हुई है कहाँ पर? वो नाइजीरिया में मास किडनैपिंग हुई है। इसकी लोकेशंस भी दिखाएंगे और क्या कारण है, थोड़ा सा ये भी चीज़ें बताएंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, मास किडनैपिंग किस कंट्री में हुई है और मास किडनैपिंग का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो बोको हराम एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक प्रकार से कहा जाए तो जो अपने भारत में जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट हैं उससे कुछ बढ़ चढ़ के ये लोग होते हैं, बोको हराम। तो यहाँ पे क्या अगर बात करी जाए, 200 यानी 200 के आसपास वुमेन और बच्चों को इन्होंने क्या किया है, ये कैंप से उठाकर लेके चले गए। लोकल गवर्नमेंट ये चीज़ें बता रही है। तो ये आउटसाइड देयर कैंप, ये लोग क्या किए बोको हराम वाले लोग, बच्चों को अब ये देंगे क्या, अपना अलग से ट्रेनिंग देंगे उनको। तो इन्हीं की ट्रेनिंग देंगे और बच्चों को ये लोग किडनैप किए हैं। एक लुक्रेटिव इंडस्ट्री के रूप में उभर के आया है नाइजीरिया में, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नीचे चली गई है, एम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल नीचे चली गई है और वहाँ पे जिस प्रकार से लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, जिसके कारण वहाँ पे एकदम दयनीय स्थिति है। उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में यहाँ के लोग क्या करेंगे? उस परिस्थिति में यहाँ के लोग किसी न किसी तरीके से अपना
सस्टेन कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार की जो बोको हराम वाली मिलिटेंट ग्रुप है, ये ग्रुप आके उनके बच्चों को भी किडनैप करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी फोर्स है इस प्रकार से कार्य कर तो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यहाँ के बोला तिनुबू, ये इस प्रकार के आइडिया को कहीं न कहीं रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि 600 पीपल एब्डक्टेड इन सेपरेट इंसिडेंट दिस मंथ। तो बताइए 600 कम थोड़ी होते हैं, अगर बच्चों को ही उठा लिया जाए एक रीजन से, तो वहाँ के लोग कैसे कार्य कर पाएँगे? एक मानसिक मेंटल स्थिति की अगर बात करें तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये कंट्री का याद रखिएगा, बोको हराम ग्रुप कहाँ किस कंट्री का है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा, नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया का अगर बात करें तो 2 कंट्री है यहाँ पे, पहला नाइजीर और दूसरा नाइजीरिया। इन दोनों का कैपिटल आपको हमको कमेंट सेक्शंस में बताना है, मैंने लोकेशन दिखा दिया। मुस्तफ़ा सुलेमान एआई चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट नियुक्त किए गए हैं। चेहरा मैं लगा दिया हूँ, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कैपिलॉट भी एक एआई सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, ये भी बिंग सर्च इंजन है, ये याद रखिएगा। एज ब्राउज़र इसी के अंतर्गत आता है। तो इनको बनाया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं यहाँ पे। आयरिश पीएम जिनका नाम लियो वर्दाकर है, ये रेजिग्नेशन दे दिए। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेजिग्नेशन इनको देना पड़ा तो नाम हाईलाइटेड है, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है लियो वर्दाकर आयरिश के पीएम है। नासा क्राफ्ट डाइवर्ट हो गया, स्पेस रॉक आल्सो डेंटेड इट। तो इसका मतलब ये है जो स्पेस क्राफ्ट था वो कोलाइड किया गया 26 सितंबर 2022 में और 22,530 किलोमीटर पर हावर इनटू डीमॉर्फस। अब यहाँ पे 170 मीटर की वाइड मीटर की जो चीज़ें थी उससे ये टकराई थी, जिसके कारण ये चीज़ें हुई। अब बात आती है DART स्पेस क्राफ्ट। तो ये याद रखिएगा, DART स्पेस क्राफ्ट नासा की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। टाइटल नंबर 42। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मुंबई कैप्टन कौन थे यहाँ पे? अजिंक्य रहाणे। बात हो जा रही है किसकी? रणजी ट्रॉफी की। तो ये आप देख सकते हैं, ये रणजी ट्रॉफी है, ये फेस तो सभी लोग पहचान रहे होंगे। और यहाँ पे हराया किसको? तो विदर्भा को 169 रन से यहाँ पे हराकर मुंबई 42वां, याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट से याद रखिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इस प्रकार के टाइटल को यहाँ पे जीते हैं। और 89th एडिशन की टूर्नामेंट थी वानखेड़े स्टेडियम में। तो 42/89, 89वां थी, जो 42वां मुंबई जीती है स्वयं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके कैप्टन का नाम याद रखिएगा, अजिंक्य रहाणे 169 रन से रणजी ट्रॉफी को विदर्भा को हराते हुए नजर आए। पैनल यहाँ पे रिकमेंड किया है साइमल्टेनियस पॉल, यानी एक साथ लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट इलेक्शन, इस प्रकार का रिकमेंडेशन कहा दिया गया है कि एक ही साथ हो। और इसको कमेटी को हेड कौन किए हैं? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो इनमें से कौन प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद? ये याद रखिएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने रिकमेंडेशन दिया है। फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल एल रामदास, इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, याद रखिएगा। फॉर्मल अगर आ जाए रामदास किस फील्ड से हैं, तो ये नेवल चीफ एडमायरल थे। दूसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, 7 फेज में जो चुनाव होने हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। तो 7 फेज में है और अप्रैल 19 तक यहाँ पे किक ऑफ हो रही है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो 21 स्टेट में होंगी 102 सीटों में, यानी पहले फेज में जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से? 102 सीटों में हो रही है, यानी 19 अप्रैल से यहाँ पे किक ऑफ हो रही है, स्टार्ट हो रही है। दूसरी फेज 89 की, 94 की, फिर फोर्थ फेज 96, 49, 57, इस प्रकार से 7 फेजों में ये चीज़ें चलने वाली हैं। साइमल्टेनियस असेंबली पॉल्स इन अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में होने वाला है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, काउंटिंग ऑफ वोट कहाँ पे होगी, यहाँ पे 4 जून को वोट की काउंटिंग होगी, यानी 4 जून तक आपको लगभग मालूम चल जाएगा कि इस पूरे भूखंड में किसकी सरकार बनेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वोट आप लोग सोच समझ कर दीजिएगा, जिसे भी आपको पसंद आए, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बना हुआ है, कथाचीवी अ, कथाथीवी आइलैंड। तो ये एक आइलैंड है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये वही लोकेशन है कथाचीवी का। तो ये जो लोकेशन है हमारे भारत के, ये रामेश्वरम है, धनुषकोडी वाली जगह है। यहाँ से जो मछुआरे मारते-मारते यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे क्या करती है, तो श्रीलंकन की जो नेवी होती है, हमारे मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है, उनके बोट को रख लेती है और उनको छोड़ देती है। तो बताइए, अगर एक जो फिशरमैन है, उसका पूरा का पूरा एसेट क्या है? एक बोट ही तो है जिसके द्वारा मछली मारकर वो बेचता है। अगर वही रख लीजिएगा, तो एक बोट 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख रुपए तक उनके आते हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए तक के बोट, 50 लाख रुपए तक के बोट, अच्छे बोट जाएँगे तो करोड़ों में आते हैं। तो इन प्रकार के जो छोटे फिशरमैन हैं अपने देश के, तो उनके बोट को रख ली जाती है। अब यहाँ पे ये हाइलाइटेड हो क्यों गया ये कथाचीवी? अब यहाँ पे आपको बताऊँ तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, बिना तमिलनाडु गवर्नमेंट के कंसेंट के, यानी बिना सहमति के, वो सहमत नहीं थे। वो लोग क्या कह रहे थे कि ये यहाँ पे हमारे फिशरमैन जाते हैं इस वाले लोकेशन पे, जिसके कारण यहाँ पे मछलियों की भरमार होती है, तो ये वाले आइलैंड श्रीलंका को सौंपे ना जाएं। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका को सौंप दिया गया है ये आइलैंड। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन मैंने दिखा दी, और कथाचीवी आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। सभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। अब यहाँ से कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते। हम लोग जानते हैं अग्नि 5 की अभी टेस्टिंग हुई है, कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा वाले आइलैंड से हुआ है, जो कि MIRV यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, इसी टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इंडिजिनस टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक बार इसको अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं तो मल्टीपल टारगेट ये कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही इसकी खूबसूरती है। और इस प्रकार के आर्सेनल की बात करी जाए तो अग्नि 4 भी है, पृथ्वी सेकंड भी है, सागरिका भी है और धनुष भी है। तो अपनी अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार ये चीज़ें लेकर के जाते हैं। 17 टन के आसपास यहाँ पे ये लॉन्च मास होती है, पेलोड मास यहाँ पे 1000 kg, रेंज 3 से 4000 किलोमीटर, सेकंड का रेंज यहाँ से 250 से 300 किलोमीटर, सागरिका की रेंज यहाँ पे 700 से 750 किलोमीटर, धनुष का रेंज 350 से 750 किलोमीटर तक आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बना दिए जाएंगे। तो MIRV का पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए। अग्नि 5 का जो रेंज है लगभग 5000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। 5000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, ये कवर करेगी। और इसकी अगर बात करी जाए क्या, तो टोटल वारहेड जो मास है, इसी की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो 1650 kg है। और रेंज जो है यहाँ पे 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक इसका रेंज बताया जा रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आशा करते हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन लॉन्च व्हीकल की कुछ डिटेल्स भी बैकग्राउंड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। SLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV मार्क थर्ड। अब नेक्स्ट जो आएगा वो भी देखा जाएगा। तो SLV क्या है? SLV लॉन्च व्हीकल है ये। अब इसकी हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस आएंगी। और लिफ्ट ऑफ वेट की तो 17 टन। प्रोपल्सन जो है, यानी जो एनर्जी यूज होगी इसमें, पूरी की पूरी सॉलिड होती है। 40 kg पेलोड मास लो अर्थ ऑर्बिट में इसको डाला जाता है। ये SLV से भारत शुरुआत किया था, SLV 3।
यहाँ पे ASLV आ जाती है। तो ASLV की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में और ऑल सॉलिड होती है। PSLV की बात करी जाए तो यहाँ पे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जाती है। और यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जैसे ही यहाँ पे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात आती है तो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो जाती है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको डाला जाता है, जिसे हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। यहीं पे GSLV MK सेकेंड यानी मार्क सेकेंड की बात करी जाए तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक जैसे ही GSLV की बात करी जाती है, यहाँ पे तीनों आ जाते हैं। और यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पे तीनों हो जाती है। GSLV PSLV में सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पे क्रायोजेनिक यानी नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक MK थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4000 किलो तक पेलोड ले जाने की इसकी शक्ति होती है। और यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे डाला जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बारंबार पूछे गए हैं जो आपको मैं बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। संगीता कलानिधि अवार्ड वोकलिस्ट किसको मिला यहाँ पे, तो TM कृष्णा जी को यहाँ पे मिला है। तो ये फोटो देख सकते हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड अभी रिसेंटली मिले हैं। तो कार्नेटिक वोकलिस्ट यहाँ पे मैग्सेसे अवार्ड ये विनर है TM कृष्णा जी, तो ये याद रखिएगा। संगीत कला निधि अवार्ड इनको 2024 का दिया गया है। उड़ीसा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे पॉपी की फार्मिंग इलीगल रूप से करते हुए प्राप्त हुई है। तो देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं जंगल के अंदर ही अलग प्रकार से मंगल हो रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मयूरभंज जिला में उड़ीसा में ये पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, एक बार जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। ब्लिंकेन कहाँ पे पहुंचे हैं, साउथ कोरिया में, क्या अटेंड करने के लिए, डेमोक्रेसी समिट। तो याद रखिएगा US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साउथ कोरिया पहुंचे हैं और यहाँ पे ये अटेंड करेंगे और फिलीपींस भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे किस प्रकार से फिलीपींस को चाइना जो है अपनी दादागिरी के अंतर्गत लेकर के आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं फिलीपींस तक चीज़ें पहुंचती हैं कहाँ, साउथ चाइना सी वाली चीज़ें। तो जो यहाँ पे हमेशा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, सी वाले जोन में, कंटिगुअस जोन में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इसी सब चीज़ को लेकर के डेमोक्रेसी समिट हो रही है। देखते हैं क्या बातें निकल के आ रही हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल आपको पता ही होगी, सियोल। यहाँ पे साउथ कोरिया की अगर बात करें तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं ये वाले पार्ट जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया। तो ये नॉर्थ कोरिया हो गया जो तानाशाह, और ये अपना साउथ कोरिया जो डेमोक्रेसी सिस्टम को लेके चल रहा है। तो यहीं पे पहुंचे हैं ब्लिंकन साहब। इसकी लोकेशन आपको दिखा दिया। ये येलो सी है, ये ईस्ट सी है जिसे जापान से भी बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन और इजिप्ट ने 7.4 बिलियन डील यहाँ पे यूरो की करी है। किस चीज़ के लिए में, तो एनर्जी माइग्रेशन को लेकर के। तो यूरोपियन चांसलर यहाँ पे कौन है, उर्सुला वॉन डर लेयन। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये पर्सनालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी जो यहाँ पे बुलाए गए थे भारत में गेस्ट के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डील हुई है। ये दोनों डील काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 7.4 बिलियन फिनेंशियल यूरो की काफ़ी बड़ी डील है ये। तो एनर्जी ट्रेड को बूस्ट करेगा ये, कहीं ना कहीं उसी को लेकर के यहाँ पे डील हुई है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं, तो यहाँ पे 27 कंट्री हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड हॉट स्पिनर हेल्प रॉयल चैलेंजर स्ट्राइक गोल्ड। तो आपको पहले ही बताया ये कप जीत चुकी हैं, लेकिन जो टारगेट था ना वो काफ़ी लो स्कोरिंग था। तो यहाँ पे 113 दिल्ली ने बनाया और 115 2 विकेट खोकर RCB इसको जीत ली। तो ये अगर बात करी जाए चार्ट बोर्ड की, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैटिंग की अगर बात करी जाए तो बैटिंग में पैरी जो हैं 9 इनिंग्स में 347 यानी हाईएस्ट रन स्कोरर इन द वुमेन प्रीमियर लीग में।
लेकिन अगर 50s की बात करी जाए तो कौन बनाया? शेफाली। दिल्ली कैपिटल की 9 मैच में 309 रन और हाईएस्ट स्कोर 71 इन्होंने बनाया शेफाली का। वहीं पे बॉलिंग की अगर बात करी जाए तो श्रेयांका है आरसीबी की। 8 इनिंग में इन्होंने 13 विकेट लेकर अपने नाम किया और 4 विकेट 2 बार इन्होंने लिया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता भी होना चाहिए कौन हाईएस्ट स्कोरर है। तो हाईएस्ट स्कोरर पैरी। अच्छा, पैरी, मेरा क्वेश्चन ये है, पैरी किस कंट्री की प्लेयर हैं? गारंटीड एमएसपी इन एथिकल एंड एथिकल इम्परेटिव, मतलब एक गारंटी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल पे मिलनी चाहिए वो अत्यंत ही आवश्यक हो गया है हर रूप से। तो फार्मर को इस प्रकार का चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो है अन्नदाता देश का अगर अन्नदाता के हाथ में कुछ पैसे नहीं रहेंगे तो वो किस प्रकार से पुनः जो है फार्मिंग करेगा। इसी को लेकर के यहाँ पे इन्होंने अपना विचार रखा है कि जो एमएसपी है वो यहाँ पे गारंटी के रूप में दे देनी चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। बड़ा क्वेश्चन यही है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आएगा? हम उसकी बारीकियों को अगर देखें तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, एमएसपी। तो चलिए डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीजें याद रखना है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज, यह एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। किस रूप में? APC के रूप में, जिसे हम एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन बोलते हैं। 1985 में ये प्रेजेंट वाले नाम के रूप में आया, जिसे हम CACP बोल रहे हैं। एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अटैच्ड है किस मिनिस्ट्री से? तो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री से यहाँ पे अटैच्ड है। अब यहाँ पे कमीशन जो है स्टेब्लिश करती है क्या, कि किस प्रकार से एमएसपी होगी, जो रिकमेंडेशन देती है। याद रखिएगा, यह एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। और यहाँ पे कल्टीवेटर को किस प्रकार से कितनी पैसे जाएंगे किस फसल के, तो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज जो हैं वो रिकमेंड करती हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 कमोडिटी की, जिसमें क्या है? 7 अनाजें हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, इन 7 अनाजों की अगर बात करें तो इसमें पैडी आएगी, धान, वीट, मेज, सरगुम, पर्ल, मिलेट, बाजरा, ये बार्ली, जौ, रागी। ये क्या हैं? अनाज हैं, जो 7 अनाज। 5 दालें आते हैं, ग्राम, तूर, जिसे हम अरहर की दाल बोलते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल और मसूर दाल, लेंटिल बोलते हैं। 7 जो है तिलहन आते हैं, ग्राउंड नट, रेपसीड, अलसी की, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसम, तिल का तेल, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सफ्लावर और नाइजीर सीड। 4 जो है कॉमर्शियल क्रॉप भी इसके अंदर आते हैं, कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट। आप सोच रहे होंगे हम इतनी बारीक से इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो आपको पहले ही बता दूं मैं, ये सारी बारीक से क्वेश्चन बना चुका है आपका यूपीएससी और पीसीएस भी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए, रट लीजिए इसको। कंपोजिशंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होती हैं, 1 मेंबर ऑफिशियल, 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल इसके अंदर होते हैं। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी के होने चाहिए और एक्टिव एसोसिएशन फार्मिंग कम्युनिटी के होने चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है FRP की। अभी तक MSP हम लोग समझ रहे थे, अब ये FRP क्या है? तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज है, ऐसी प्राइज जो सही प्राइज हो। वो स्पेशली किस चीज़ के फील्ड में दी जाती है? तो यहाँ पे शुगर केन, यानी जो शुगर उगाएगा उसके लिए FRP होती है, और ये 23 कमोडिटी के लिए MSP बोली जाती है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं FRP, यहाँ पे शुगर मिल्स फ्रॉम फार्मर्स, तो ये जो खरीदते हैं शुगर मिल्स, किसानों से जो गन्ने खरीदते हैं उसी पे ये FRP दी जाती है। ये मिनिमम प्राइस है, इतने आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। तो ये डिटरमाइन कौन करता है? हु डिटरमाइन इट? तो यहाँ पे FRP फिक्स किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक
अफेयर्स है, CCEA। तो ये यहाँ पे फिक्स करती है, याद रखिएगा। और ये फिक्स करने के बाद ये रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडेशन ऑफ CACP। तो यही है जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो इसी के आधार पे ये लोग फिक्स करते हैं। यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर फिक्स करती हैं, किसके रिकमेंडेशंस पे? तो CACP के रिकमेंडेशन से। अब इसकी जो अंदर की चीज़ें हैं, ऐसा हमको लगता है कि कोई भी चीज़ें बची नहीं है जो आपको अभी एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है। अब फार्मर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसीलिए इतने बड़े-बड़े जो यहाँ पे एडिटोरियल लोग लिख रहे हैं, तो ये लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कम से कम फार्मर का इनकम अगर बढ़ाएँगे तो देश का इनकम बढ़ेगा, देश में रोज़गार आएगा। क्योंकि देखिए, अगर 80% के पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे 5% के लोग पूरे देश पे राज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक रूल ऑफ गवर्नमेंट में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसी पे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने व्याख्या किया, लेकिन आपको जो ज़रूरत थी, मैं इसके माध्यम से प्रोवाइड कर दिया। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।